Hey everyone, so welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So today we are going to upload the test number 6 of Forum IS test SFG level 1. Okay, so as we have started this series, so I have uploaded some of the tests on my channel and also made a playlist. So you can go and check it out on my channel. Okay, so yeah, without any further delay, I would like to start the video. But before that, a small request to all of you guys, please like, subscribe, and share my channel as much as possible. Okay, so yeah, let's start the video then. Okay, the very first question here is which of the following correctly represent the theme on which the interior of the new parliament building is based? Okay, so ये question काफी unexpected था, मतलब ऐसा question तो हमने expect नहीं किया था कि आ सकता है. So I was literally confused कि ये answer होगा, लेकिन यहाँ पर B answer होगा, ठीक है. So मतलब मैंने टिक यही किया है जब सॉल्व कर रही थी मैं, तो मैंने ये टिक यही किया है, बट आई वाज नॉट श्योर कि मतलब ये सही होने वाला है कि नहीं होने वाला है. सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कि मैं इसको छोड़ ही देती हूँ. तो मैंने इसको मतलब बेसिकली मैंने सोचा यही था, बट मैंने टिक नहीं किया. ओके ओके, सो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं. द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया शो केसेस कल्चरल सिम्बोलिज्म थ्रू इट्स इंटीरियर डिजाइन. ओके, सो कल्चरल सिम्बोलिज्म दिखाता है इंडिया का जो न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, ठीक है. लोकसभा फीचर अ सीलिंग डिज़ाइन जो कि पिकॉक से इंस्पायर्ड है, इंडिया का नेशनल बर्ड है. ओके, सो जो हमारी सीलिंग डिज़ाइन है वो पिकॉक से इंस्पायर्ड है. रिफ्लेक्टिंग वाइब्रेंसी एंड डाइवर्सिटी. सो पिकॉक में पता है बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, तो वो क्या करती है, वो एक वाइब्रेंसी एंड डाइवर्सिटी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है. इवन आफ्टर दैट आवर कंट्री इज़ यूनाइटेड. ओके, सो पिकॉक इज रिप्रेजेंटिंग दैट. द राज्यसभा अपर हाउस जो हमारा है, ठीक है, राज्यसभा में इस थीम्ड अराउंड दी लोटस. लोटस है उसमें, इंडिया का नेशनल फ्लावर है. एंड सिम्बलाइजिंग प्योरिटी एंड रिन्यूअल. ओके, सो वहाँ पर लोटस फ्लावर जो होता है वो प्योरिटी एंड एक होता है ना रिन्यूअल, की चीज़ें फिर से रिन्यू हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, फिर से एग्जैक्टली पुनर्जन्म टाइप का समथिंग. ओके, सो हमारी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है पहले ओल्ड वाली जो थी, हमने उसको लाइक डिसमेंटल, और यू कैन से दैट इज़ नॉट इन यूज़. ओके, एंड सो हम जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अभी. तो वही है ना कि रिन्यूअल किया है, सो दैट्स वाई. ओके, अब नॉलेज बेस के लिए कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है. द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. इसको नरेंद्र मोदी जी ने मई 28 2023 में इनॉग्रेट किया था. एंड द बिल्डिंग इज डिजाइन बाय इंडियन आर्किटेक्ट बिमल पटेल. ठीक है, इसको बिमल पटेल जी ने आर्किटेक्ट, मतलब ही वॉज द पर्सन हु डिजाइन दिस बिल्डिंग. इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल वीस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यू कैन सी इट. ओके, so it is triangular in shape and covers an area of approximately 65,000 square kilometer. The new building has a sitting capacity, मतलब इसमें अप्रोक्स 1200 लोग, तो 1300 people can sit. So 1272 एग्जैक्ट नंबर आपको याद रहना चाहिए. एंड 888 सीट फॉर लोकसभा एंड 384 सीट फॉर राज्यसभा. ओके, हिस्टोरिकल सेप्टर कॉल्ड सेंगोल, इसको सेंगोल बोलते हैं, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर प्लेस्ड है. ओके, सो इट हैज़ अ रिलेशन विद साउथ कल्चर, सो यू कैन से. ओके, then question number 2. With reference to the devices of parliamentary proceeding in India, consider the following statement about question hour in the House of the People. Okay, so लोकसभा में बात हो रही है कि मतलब वहाँ पर parliamentary proceeding चलती रहती है, तो इन तीनों में से क्या सही है? Speaker has the discretion to change the timing of the question hour in the House. Yes, exactly, because speaker वहाँ पर क्या होता है कि like he is who मतलब he is a person who is going to represent the parliamentary proceedings. So इनके पास हाँ इतना discretion तो है कि वो timing वगैरह change कर सकते हैं. A question during this hour can be addressed to a private member of the House as well. हाँ एग्जैक्टली जब क्वेश्चन आवर चलता रहता है ना, तो फिर वो जो टाइमिंग वगैरह है वो एड्रेस कर सकते हैं. और यहाँ पर ना चेंज द टाइमिंग मतलब समझो आप, एक तो मतलब ये इसका जो होता है ना 11 से 12, लेकिन इनका टाइम फिक्स होता है 11 o'clock से लेकर 12 तक, फिर 12 से 1 तक, ऐसे कुछ टाइमिंग रहता है इनका, तो चेंज कर सकते हैं ऑफकोर्स. अ क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बाय एन एस्टेरिस्क, जो क्वेश्चन हम जिसमें एस्टेरिस्क मार्क ऐसे लगाए होते हैं, शैल बी प्लेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर रिटर्न आंसर. इट्स नॉट फॉर रिटर्न आंसर, इट्स फॉर ओरल आंसर. और ये हम हमेशा पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं पॉलिटी के बुक में. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, फर्स्ट एंड टू. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए. ठीक है, सो यहाँ पर हम सोल्यूशन भी देख सकते हैं. इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर वेरियस डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग सच एज द क्वेश्चन आवर, zero hour, motion and resolution, and which require minister to ensure the government accountability and address issues of public importance. Okay, so statement 1 correct है, because rules of procedure and conduct of businesses in Lok Sabha Act जो है वो बोलता है unless the speaker otherwise direct, the first hour of the every sitting shall be available for the asking and answering of the question. So generally the first hour of the sitting of the Lok Sabha is devoted to the question, and this hour is called the question hour. So इसका मतलब कह रहा है जो पहला घंटा होता है ना सिटिंग ऑफ द लोकसभा का, वो क्वेश्चन आवर होता है. ठीक है, ओके, बट द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज द डिस्क्रिप्शन टू चेंज द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन आवर. तो उनके पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं. ओके, स्टेटमेंट 2 इसलिए सही है बिकॉज वाइल मोस्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर डायरेक्टेड एट मिनिस्टर्स, प्राइवेट मेंबर, and also can be addressed question under certain condition. Specifically, a question may be directed to a private member if the subject matter of the question relates to a bill, resolution, or any other businesses that the private member is responsible for in the house. इसका
मतलब क्या है कि जब इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है स्पेशली, तो हम प्राइवेट मेंबर को इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज जो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं मिनिस्टर्स के लिए होते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन प्राइवेट मेंबर जो है वो भी एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन अंडर सर्टेन कंडीशंस। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन योर। Okay, moving towards the question number 3. Okay, statement 3. Okay, a member who desired an oral answer to one's question shall distinguish it by an asterisk. तो जिसमें oral answer जिसमें चाहिए होता है उसको हम asterisk का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. If the member does not distinguish it by an asterisk, the question shall be placed on the list of the question for written answer. Okay, so मतलब अगर ये पर्टिकुलर साइन उसमें नहीं लगा होता है तो वो जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो है रिटर्न आंसर दिया जाएगा, ओरल नहीं. ओरल मतलब समझ रहे हो, आप डायरेक्टली पूछ रहे हो, उसमें ओरली आपको वो आंसर दे रहे हैं. ओरल मतलब बोल के, मुंह से बोल के, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन भी कर सकते हो. लेकिन अगर रिटन में दे रहे हैं तो आपको थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, वो आंसर लिख के देंगे, फिर आपके पास आएगा कि हाँ दिस वॉज द थिंग. सो यू नो, सो ओरल आंसर आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स जहाँ होते हैं वहाँ पर चाहिए होता है. ओके, क्वेश्चन इन पार्लियामेंट आर कैटेगराइज इन 3 टाइप्स. स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. स्टार्ट क्या होता है, जहाँ पर ओरल क्वेश्चन चाहिए होता है, वही एस्टेरिस्क वाला जो हमने बोला, ठीक है. इन द हाउस एंड मेंबर कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकते हैं. मैंने बोला ना, जहाँ पर ओरल चाहिए होगा वहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो डायरेक्टली. और अनस्टार्ट वो होता है जिसमें राइटिंग में चाहिए होता है, एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी वर्बल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द सेशन. ओके, सो इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें कम से कम 10 दिन के पहले, मतलब समझ लो जब आपको क्वेश्चन पूछना है 10 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी, एंड आर जनरली आंसर्ड ओरली, ठीक है. सो याद रखना. ओके. Okay, then moving towards the question number 3. Okay, so this was the easiest question I think. Consider the following statement. How many of the above given Indian states have bicameral legislature? तो हमारे पास 6 हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से एमपी बिल्कुल नहीं है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यूपी है, ठीक है. ओके, आंध्रा है आई थिंक, और एंड महाराष्ट्र हो गया, बिहार भी होता है, ठीक है. आंध्रा एंड बिहार इसमें नहीं है, बाकी 6 होता है टोटल. ओके, सो इसमें हो जाएगा ओनली 4. सो या आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सारे दिए हुए हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड तेलंगाना. ओके, सो जहाँ पर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब बाइकेमरल लेजिस्लेचर. ओके, सो दिस वाज द थिंग हियर. देन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4. विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट. तो राज्यसभा की इसमें बात हो रही है. तो फर्स्ट term here is the term Rajya Sabha is nowhere mentioned in the Constitution of India. तो राज्यसभा कहीं मेंशन नहीं है, मेंशनड है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फ्रॉम ईच स्टेट इज मेंशनड इन द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर्स होंगे वो मेंशनड है. ओके, देखते हैं हम इसे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 साल का फ्रॉम द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें लिखना बहुत ही लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही छोटा, मतलब काफ़ी वेरी डॉक्यूमेंट है, बट बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी वो 4th शेड्यूल में भी लिखी हुई हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी लिखी हुई हैं, ठीक है. तो आई थिंक द आंसर वुड बी सी, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. ओके, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, बट ये रॉन्ग है. ओके, if the member of the house resign from his membership, the new member elected will serve only for the remainder of his preceded term. मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है राज्यसभा से, तो जो मेंबर, नया मेंबर उनकी पोजीशन पे आता है, वो उतना टाइम स्पेंड करता है जितना टाइम उनके पास बचा था, अगर उनके लिए आ रहे हो, ठीक है, उनके टर्म पे आ रहे हो, ठीक है. ओके, सो दिस वाज द थिंग, और ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है. ओके, ओके, थर्ड वाला रॉन्ग इसलिए था, मैं देख लेता है इनकरेक्ट क्यों है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रेस्क्राइब अ फिक्स टर्म फॉर द मेंबर ऑफ काउंसिल. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं प्रोवाइड करता है. द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी द सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. देखो, ये 6 साल का राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है, देखो राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्विंग बॉडी, ठीक है. लोकसभा डिसॉल्व होती है, नहीं आती है, बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती. उसमें जो मेंबर होते हैं बस उनका ये होता है, उनका लाइक उनका जो टेन्योर होता है वो 2-2 साल पे चेंज होता रहता है. मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर लिखा है ना कि लाइक एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, तो उनका जो टर्म है वो एंड होता रहता है. सो दैट्स द थिंग. और कितने लोगों का, 1/3 ऑफ द मेंबर. ओके, so this is the thing here. And then okay, question number 5. Which among the following was the first pro tem speaker to be unanimously elected on the speaker, मतलब as the speaker of the Lok Sabha. मतलब किसको जो है सबने मतलब पूरी सहमति देकर पहले pro tem कौन से ऐसे फर्स्ट pro tem स्पीकर थे जिनको सबने सहमति देकर इलेक्ट किया था, तो वो थे सोमनाथ चटर्जी, ठीक है. ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6.
कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इन सब में से कौन कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, क्या क्या फंक्शन है उनका, और कौन सा इसमें से जुडिशियल फंक्शन है पार्लियामेंट का। मतलब क्या है कि जुडिशियल मतलब जहाँ पर वो डिसीजन ले सकते हैं बेसिकली। ओके, तो इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ ये करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल में जो है वो पार्लियामेंट का एक स्पेसिफिक रोल होता है, तो ठीक है। पनिशिंग इट्स ओन मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ, हाँ ये भी हो सकता है, एंड सेंश्योरिंग ऑफ द फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन। ओके, हो तो ये भी सकता है, बट लेट्स सी कौन सा ऑप्शन सही है। सी ओनली 3। ओके, कौन सा रॉन्ग है हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट बिकॉज द सेंसर मोशन इज द टूल यूज बाय द लोक सभा टू सेंसर द मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, सो मतलब ये जो सेंसर मोशन है ये एक टूल है जो कि लोक सभा यूज करती है, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शंस अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, आर्टिकल 75। टू इन्फोर्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट यूजेस डिवाइसेस सच एज क्वेश्चन आवर। तो मतलब ये पार्लियामेंट जो होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के। मतलब समझो आप, अगर अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो सारे के सारे मेंबर जो है अपनी अथॉरिटी खो देते हैं, लाइक दैट इज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। मतलब वो एक साथ ही आते हैं, एक साथ ही चले जाते हैं, लाइक दैट। टू इन्फोर्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट यूजेस डिवाइसेस सच एज क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नॉट जुडिशियल मैकेनिज्म। सो ये अकाउंटेबिलिटी के मतलब मैकेनिज्म इंस्ट्रूमेंट्स है, जुडिशियल मैकेनिज्म नहीं है। सो आई वाज लिटरली कंफ्यूज ऑन दिस क्वेश्चन। सो ये वाला लास्ट वाला, ये जुडिशियल इनकी पावर नहीं होती है, तो बेसिकली दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग हियर। ओके, सो ये लोकसभा में ये सारी चीज़ें मतलब लाई जाती हैं जस्ट टू मेक द अकाउंटेबिलिटी, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ जुडिशियल फंक्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, वेट, just wait for a second. Okay, in the context of Indian polity, consider the following statement. Okay, which of the following is correct in respect of the statement given above? So the legislative control over the executive ensures financial propriety. Exactly. And the legislature can discuss the use and misuse of the public funds on the basis of the report of the public. हाँ ठीक है, जो इनकी रिपोर्ट होती है पब्लिक पैक्ट की, जो रिपोर्ट होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, उससे जो है लेजिस्लेचर जो है डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को कि ठीक है पब्लिक फंड का यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल, जो बजट हम दिखाते हैं ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। हाँ मतलब होता तो है एग्जैक्टली। ओके ठीक है, देखते हैं, ए सही है, ठीक है, तो दोनों सही है, मतलब दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो बजट आता है हमारा बेसिकली उस वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आपको पता है ना, वो आपको पार्लियामेंट में पहले पेश करना होता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें प्रोसीजर होते हैं, फिर पास होता है, तो दैट्स द थिंग। ओके, सो यहाँ पर सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट बाय स्टॉपिंग द वीडियो, मतलब आप स्टॉप कर सकते हो वीडियो को पॉज कर दो एंड जस्ट रीड द स्टेटमेंट हियर, सारे सोल्यूशन देखो आप क्या क्या लिखा है, ठीक है। ओके, नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so under which of the following circumstances will it be constitutionally valid for the President of India to dissolve the House of the People? To dissolve the House of the People मतलब क्या है, लोकसभा की बात हो रही है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व करने के लिए क्या क्या करता है, बेसिकली इन सब सारी चीज़ों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इफ नो पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज इज एबल टू फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट, एग्जैक्टली डिसॉल्व कर देगा अगर कोई भी, मतलब ठीक है, किसी के पास स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी पार्टी मतलब कोलिशन भी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है। इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल्स टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके ये भी सही है। इफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द हाउस, स्पीकर अगर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, बिल्कुल नहीं, मतलब स्पीकर के पास ये अथॉरिटी थोड़ी ना है कि वो ये बोलेगा कि आप हाउस को ही डिसॉल्व कर दो, लाइक दैट, नो नो, दिस इज अ रॉन्ग ईयर। सो ओके, 1 and 2 ओनली। ओके, सो दैट्स द थिंग। द लोकसभा हैज़ अ नॉर्मल टेन्योर ऑफ 5 years, ठीक है, तो लोकसभा के पास 5 साल का टाइम होता है ओवरऑल। हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स इज प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन अंडर स्पेसिफिक, तो ये है पहला, देखो पहला सही है, ओके, एंड देन सेकंड भी सही है, loses majority support। Third, incorrect. The speaker has no constitutional role or authority in advising the president to dissolve the House of the People, ठीक है। डिसोल्यूशन इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हाँ तो ये चीज़ जो है ना, डिसोल्यूशन ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी एडवाइस पे होता है, स्पीकर की एडवाइस पे नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीकर इज जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो डेकोरम मेंटेन करने के लिए होता है, आपका जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें डेकोरम मेंटेन करता है, जॉइंट सिटिंग वगैरह बुलाता है, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट भी, मतलब वो बुलाता है प्रेसिडेंट, बट उसको जो है मतलब बेसिकली उसको जो सुपरवाइज करता है वो स्पीकर होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ किसका रोल है, ठीक है, किस मतलब स्पीकर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है। सो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बात हो रही है वहाँ पे तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बोलेगा ना कि डिसॉल्व कर दो, हमारी कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रही है, वी जस्ट हैव टू। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9,
provision in the context of Indian polity, consider the following statement. ठीक है, provision as to disqualification on the ground of defection were added to the constitution through the 52nd constitutional amendment act. हाँ बिल्कुल सही है, हमारा 10th शेड्यूल जो है 52nd constitutional amendment act के थ्रू ऐड हुआ था. And a person disqualified on the ground of defection under 10th schedule of the Indian constitution shall also be disqualified from holding any remunerative political post in future. ठीक है, तो इसमें लिखा है any. अगर लिखा होता कि मैं होल्डिंग एग्जैक्टली मतलब रेम्यूनरेटिव पोस्ट जो है पॉलिटिकल पोस्ट, तब भी जो है कुछ हद तक स्टेटमेंट सही हो सकता था, बट इसमें लिखा है नहीं. तो उसमें मतलब होता है ना कि कुछ पोस्ट जो है वो होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, वी कैन जस्ट लुक इट हियर. According to Article 361B, a member of the House belonging to any political party who is disqualified for being a member of the House on the ground of defection, 10th schedule, shall also be disqualified to hold any remunerative political post any है. ओके, for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date. मतलब इसमें लिखा हुआ टाइम पीरियड, वो कब से कब तक नहीं हो सकता है, कब तक दूसरी पोस्ट जो है होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद वो कर सकता है बेसिकली. तो इसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है. ठीक है, तो शैल बी एलिजिबल, शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर सम टर्म. अगर यहाँ लिखा होता फॉर few you can say for few months or for a certain period you can say, तो स्टेटमेंट सही होता. ओके, सो यहाँ पर 1 ओनली होगा. ओके, यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन करते हैं आज, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है. ठीक है, 20 क्वेश्चन हम डेली करते हैं हर पेपर में से. उसके बाद आपका रिदम बन जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर लेना पेपर. ओके ओके. Then question number 10, with reference to special address by the President to the Parliament under the Constitution of India, consider the following statement. This address has to be both has to be to both houses of the Parliament assembled together only. स्पेशल एड्रेस जो हमारा प्रेसिडेंट बुलाता है, स्पेशल एड्रेस बुलाता है ना, टू द बाय द प्रेसिडेंट टू द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट है सही, इसमें बोला कौन कौन सा सही है. दिस एड्रेस हैज़ टू बी टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर ओनली. ये केवल स्पेशल एड्रेस जो होता है केवल दोनों हाउसेज को साथ में लाने के लिए, मतलब जो हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेज को साथ में जॉइंट सीटिंग बेसिकली बुलाने के लिए जाता है. एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दिस एड्रेस शैल बी एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउसेज ऑफ द पीपल एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. देखो सेकंड तो बिल्कुल सही है, एंड पहला आई एम नॉट श्योर. ओके, पहला भी सही है. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ. ओके, so statement 1 and 2 are correct. Article 87 clause 1 of the constitution provides that at the commencement of the first session, मतलब समझो जब भी आपका जनरल इलेक्शन सपोज एट 5 साल में होता है, ठीक है, उसका जो पहला सेशन होगा वो प्रेसिडेंट हमेशा उसको होल्ड करेगा. ठीक है, तो प्रेसिडेंट विल होल्ड द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन. और दूसरी बात क्या है, हर साल का जो सबसे पहला सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही होल्ड करेगा. ठीक है, मतलब बेसिकली वही होता है जो उसको एड्रेस करता है. ठीक है, प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन. तो बेसिकली पहली बात तो वो दोनों हाउसेज को बुलाएगा भी, उसके बाद ये भी बताएगा कि उसने बुलाया क्यों है, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट्स समन्स. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, सो स्पेशल एड्रेस में यही होता है. ओके, दोनों हाउसेज को साथ में बुलाया जाता है. एंड ठीक है, ये केवल इसीलिए होता है कि पार्लियामेंट को हम असेंबल करें टुगेदर. ओके ओके, सो दिस वाज द थिंग. एंड देन which of the following statement about ethics committee in the Lok Sabha are correct. ठीक है, एथिक्स कमेटी जो होती है हमारी, इनिशियली एक एडहॉक कमेटी थी. चलो ठीक है, हाँ ठीक है, मान लो सपोज दैट हमें स्टेटमेंट नहीं पता पहला वाला, अब हम सॉल्व करते हैं. ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा. दैट कैन बी रॉन्ग, मतलब ओनली क्यों, केवल मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो अनएथिकल का मतलब कोई भी कर सकता है. दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस. सब जुडिस मतलब क्या होता है बेसिकली, विच इज अंडर द कोर्ट, मतलब जिसपे भी कोई लॉ या जजमेंट पास नहीं हुआ, विच इज सब जुडिस. ठीक है, तो मतलब कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस. तो आई थिंक 3 भी सही होगा, तो हो सकता है 2 and 3 हो सकता है. वे दूसरा गलत है, तो दूसरा हम हटा देते हैं, 1 and 2 एंड 1 and 3 ओनली में से सी होना चाहिए. तो 2 ऑलरेडी गलत है, तो 1 and 3 ओनली होगा. ठीक है, ओके, सो सी सही है यहाँ पर. द लेटेस्ट स्पीकर जीएमसी बालयोगी. सो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि उन्होंने बनाया था एक एड हॉक. ठीक है, एड हॉक कमेटी, उसमें लिखा है सबसे पहला स्टेटमेंट, एथिक्स कमेटी बनाया, कब बनाया, 2000 में बनाया, 2000 में, विच बिकेम अ परमानेंट बॉडी पार्ट ऑफ द हाउस ओनली इन 2015. ठीक है, तो ये परमानेंट पार्ट बनता है कब, 2015 में. ओके, सो दिस वाज द थिंग हियर. एंड देन we should move towards question number 12. As per the Constitution of India, the Speaker of the House of the People address his resignation from the office. हाँ, तो स्पीकर किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को देगा. ठीक है, रेजिग्नेशन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13. अब ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रूव दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रूव करती है. अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस इट, हाँ बिल्कुल सही है पहला. अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट
इमीडिएटली नहीं होता है, ठीक है। कोई भी लॉ पास होता है तो उसमें जो भी उसके अंदर जो भी फैक्ट्स होता है, उसके अंदर जो भी जजमेंट्स लिखे होते हैं, उसमें लिखा होता है टाइम पीरियड कि वो कब से कब तक रहेगा। अभी जैसे अभी हमने विमेन रिजर्वेशन वाला बिल पास किया था, ठीक है, अभी 2024 और 5 में। ओके, सो उसमें हमने क्या बोला था, उसमें बोला था कि ये एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से। तो बेसिकली उसमें टाइम खुद लिखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तुरंत वो बिल जो है इन्फोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो ये हटा दो, ठीक है। पहला सही है तो पहला सही है, ओके, इन दोनों में से सही हो सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, हाँ एग्जैक्टली 1 and 3 होना चाहिए। ओके, यस सही है, ठीक है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री privileges in India, consider the following. The Constitution of India, parliamentary. So how many of the above are sources of parliamentary privileges? Okay. कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन भी है, स्टैट्यूटरी, ओके, सारे चारों के चारों, ठीक है, ऑल द फोर, सारे के all the four, okay, all the four, okay. So I just want to end the video as soon as possible, okay. So I will complete up to 20 question and then you can form your rhythm and you can solve it by your own, okay. So daily मैं approx 20 question daily upload किया करूँगी। उसके बाद जो है आप खुद से जो है पेपर्स को सॉल्व कर लिया करना, बिकॉज जब टाइम रहेगा तो आई विल अपलोड ऑल ऑफ दी लाइक 50 क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 15। The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if she ceases to be a member of the Assembly, ठीक है। तो वो अपनी ऑफिस को, हाँ ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है, ये सही है। Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate immediately। जब असेंबली डिजॉल्व हो जाती है, स्पीकर, एक सेकेंड, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है ना, वेट, ये सही है ना, असेंबली में थोड़ी ना होता स्पीकर, होता भी है तो मतलब हिज ऑफिस इमीडिएटली, ओके वेट, लेट मी see the explanation now. The speaker is elected by the legislative assembly of the state from amongst its member as soon as after his vacancy when the office of the speaker falls vacant, ठीक है। जब भी स्पीकर की मतलब स्पीकर के ऑफिस में सपोज अगर वो बीमार है या फिर देयर सम सर्टेन कंडीशन, उसकी डेथ हो गई, तो उसका ऑफिस जो होता है वो खाली हो जाता है, राइट, उसका जो प्लेस होता है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, उस टाइम इलेक्ट करती है अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। So the date of the election of the Speaker of the Assembly is fixed by the Governor of the state. Okay. So Article 179 के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो अपनी shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly. तो statement 1 सही है। Statement 2 wrong इसलिए because whenever the assembly is dissolved, जब भी dissolve होती है, speaker shall not vacate his office until immediately before the, exactly इसमें मतलब ये चीज़ जो लिखा है ना, immediately नहीं करता है, वो तब तक रुकता है जब तक नया स्पीकर अपॉइंट करके नई जनरल असेंबली में नहीं आता। जैसे सपोज दैट नया जनरल इलेक्शन हुआ आपका 2024 वाला चल रहा है, अब इसके बाद जो भी इलेक्शन होगा आपका, उसके बाद जो नया उसमें जो नई गवर्नमेंट आएगी, उसमें जो नया स्पीकर जब तक वो अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक ये अपनी ऑफिस को नहीं छोड़ता है स्पीकर, ठीक है। सो दैट्स वाई, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब समझो आप राज्यसभा की सीट्स हैं, किस किस में काउंसिल ऑफ, वेट, हाँ यस एग्जैक्टली, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है किस किस में अलॉटेड सीट्स। ओके, सो दिल्ली में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, पुडुचेरी में है, ये दोनों नहीं होते हैं। हमें पता है कि इन सब में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट भी है, ठीक है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। ओके, सो दैट्स वाई डी, राज्यसभा। ओके, सो दिस वाज अ थिंग एंड देन we have okay, question number 17. Mrs. Y is a citizen of India and 27-year-old. She is registered as an elected for one of the assembly constituencies as well as the parliamentary constituencies in Telangana. सपोज दैट वो जो है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, 27-year-old है, एंड कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड है, और जो है वो किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रजिस्टर्ड है, मतलब दोनों में बेसिकली रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकती है, बट मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं बन सकती बिकॉज वो 27 साल की है और इसमें 30 साल चाहिए होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना, हाँ एक्जैक्टली, इसमें भी बन सकती हैं, बट ये काउंसिल वाले में भी नहीं आ सकती क्योंकि इसमें भी 30 ईयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 1 and 3rd, first and third. So option A is the correct answer here. Okay. So this was the answer here. So you can see just here as per Article 84, the age for membership to Rajya Sabha is 30 years, and the person must be a citizen of India. So this was the thing here. And then question number 18. With reference to parliamentary form of government in India, the fundamental idea behind disqualifying a member of parliament from holding any or an office of profit under the government is based on which of the following. So मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सपोज दैट स्पीकर जो होता है, ठीक है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन ले लो आप, ठीक है, तो ये सब जब चेयरमैन बन जाते हैं तो इनको कोई दूसरी ऑफिस मतलब दूसरा ऑफिस जो है प्रॉफिट इनके पास नहीं होता। ये नहीं होता कि वो उस ऑफिस को होल्ड करते हुए कोई दूसरी ऑफिस पे भी चले जाए, बेसिकली दूसरा जॉब भी करने लगे, तो ऐसा नहीं होता है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। ओके, सो सोल्यूशन इज रिटन ओवर हियर, यू कैन जस्ट रीड इट। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या होता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है। ओके,
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो है, अगर सपोज दैट दो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो आप जो है ऐसे, मतलब जो दो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है, आपको उनसे लॉ बनानी है, तो आप ऐसा कुछ बनाओ कि दोनों की जो प्रोविजंस है ना उसमें इंक्लूडेड हो। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब दोनों की चीज़ें जो है उसमें हार्मनी में हो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। Okay. Question number 19. In the context of Indian polity, consider the following statement. The provision of the 10th schedule of the Indian Constitution with respect to voting against the instruction of the party will not be applicable during the election of the member of the Rajya Sabha. जो 10th शेड्यूल का प्रोविज़न होता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वोटिंग अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, मतलब 10th शेड्यूल में लिखा है ना कि अगर आप पार्टी के अगेंस्ट में वोट करते हो तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये लिखा है कि वो जो चीज़ होती है ना, वो जब हम राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है ना, वो उस टाइम एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट करते हो राज्यसभा के इलेक्शन में, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, इसका मतलब ये है। तो हाँ ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, हाँ ओपन बैलेट सिस्टम होता है यहाँ पर, मतलब ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। लेकिन ये जो है पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओके। Then the last question that we are going to do today, question number 20. In the case involving matters related to corrupt practices, MP जो है can be disqualified, and MP can be disqualified for a maximum period of 6 years. 6 साल के लिए हो सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाँ पीपल ऑफ एक्ट, इसके अंदर लिखा हुआ है 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं जहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस हो। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिसाइड द एक्चुअल पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये कौन करता है? ये बेसिकली करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ECI का रोल होगा, बिकॉज यहाँ पर बात ही इलेक्शन की हो रही है, एंड प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट मोस्टली सारी चीज़ों को करते हैं अपॉइंट एंड डिस्क्वालीफाई। सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड, एंड यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ओके। सो दैट्स इट, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ, ठीक है, कल अगर मेरे पास टाइम रहेगा मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगी, ओके। बाय बाय, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।